अध्याय 2। जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्रकी एवं प्रोकैरियोटी असीम केंद्रकी एवं एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता में समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। लिनियस के का मोनेरा कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित, बहुशर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, काय संरचना कोशिकीय, पोषण की विधि स्वपोषी रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी, प्रजनन की विधि संयुग्मन, प्रोटिस्टा, कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कुछ में कोशिका भित्ति, कुछ में उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, काय संरचना कोशिकीय, पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषणी तथा परपोषी, प्रजनन की विधि युग्मक संलयन एवं संयुग्मन, फंजाई, कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेलुलोज रहित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, काय संरचना बहुकोशिक, अदृढ़ ऊतक, पोषण की विधि परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी, प्रजनन की विधि निषेचन, प्लांटी, कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति उपस्थित, सेलुलोज सहित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, काय संरचना ऊतक अंग, पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषणी, प्रजनन की विधि निषेचन, एनिमेलिया, कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, काय संरचना ऊतक अंग तंत्र, पोषण की विधि परपोषी, प्राण संभोजी, मृतपोषी इत्यादि, प्रजनन की विधि निषेचन। मोनेरा सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे के एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवाल,
इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्ति क्लेमिडोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनेमोनिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। एक अलग मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह, गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस बहुवचन बैसिलाई, कामा आकार के विब्रियम बहुवचन विब्रिया तथा सर्पीला आकार स्पाइरिलियम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अंतर्गत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चपचाई उपाचाय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषित, स्वप्रदोषी अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन एवं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आद बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हैलोफी, गर्भ झरने, थर्मोएसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र मैथेनोजन में पाए जाते हैं। आद बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। हजारों यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाव चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषणी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनीय अथवा तंतुमय अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं।
बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा जैसे जीवधारी हैं, जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषणी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनोइड, औपंग, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाएं कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ एवं पश्चाव भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेसिमेड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइएटम मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। डाइनोफ्लैगेलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषणी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णों को के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैगेलेट में दो कशाव होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डाइनोफ्लैगेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनो एलेक्स। यूग्लिनॉइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कशाभ होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार पर पोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में अवस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। औपंग कवक। औपंग कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को चार प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अम्लीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एटम्बी परजीवी होते हैं। कशाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाव पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, इनमें गुहा ग्रासिका होती है, जो कोशिका के सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरे भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पोरोजोआ। इस समूह में विविधि जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है।
इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। कवक, फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टोली फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पिक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों में परम पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन के रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सत्तर नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें शंख कोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटिये होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिकतांड, उस्पोरा, एंस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। युग्मनज में मेयोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसेटिस में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकारकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नाम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मों की आकारकी एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। एस्कोमाइसेटिस, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसेटिस एक कोशिक जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। यह मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा शमलरागी पशु विशिष्टा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल सांखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं,
जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनी कोनिडीमधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस, चित्र 2.5 ब, केल्विसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। बैसिडियोमाइसेटिस। बैसिडियोमाइसेटिस के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। जैसे कीट तथा कंड, स्मट, कवक जाल, शाखित तथा पटिये होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, लेकिन कायक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बैसिडियम बनते हैं। बैसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिससे कारण 4 बैसिडियम बीजाणु बनते हैं। बैसिडियम बीजाणु बैसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बैसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बैसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगारिकस मशरूम, चित्र 2.5 अस्टिलैगो कंड तथा पक्सिनिया कीट फंगस हैं। ड्यूटेरोमाइसेटिस। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसेटिस में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसेटिस से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसेटिस के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसेटिस और बैसिडियोमाइसेटिस में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसेटिस केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटिये तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। पादप जगत, प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटबच्ची पौधे परजीवी आंशिक रूप से विषमोशी होते हैं। ब्लैडरवॉर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों के और अम्ब्रेबल कस्क्यूटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्म उद्भिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्म कोदिविद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्म कोदिविद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतित एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव
विषमपोषी यूकेरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंत ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वायस्क जीवन बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसे भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। जंतु, विषाणु, वायरस, वायरोइड तथा लाइकेन। व्हिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा वायरोइड तथा लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पाश्चर डीजे इवोनेस्की 1892 ने तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. विजयोनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनियम फ्लूइडियम संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टेनले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक कैप्सिमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटी कांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मप्सस, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इस एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ैक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण है। वायरोइड सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायरोइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरोइड के आरएनए का आणविक भार कम था। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक के माइकोवेंट कवकांश कहते हैं जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो अनुमान लगाना असंभव है। इसमें 2 विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। सारांश: सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तू ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने इसके बाद एक वृहत 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया हैं।
पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जाति वृत्तीय संबंध है। पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहत है। वेज बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेंट, यूग्रेनोइड, अपवांक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत चार वर्ग फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस तथा ड्यूटेरोमाइसेटिस आते हैं। प्लांटी पादप जगत से सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल जीवी आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिनोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्म उद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणिसम होता है जिनमें प्राय लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा वायरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के पांच जगत प्रणाली नहीं रखा गया है। धन्यवाद। सारा